Hello dear students, welcome to our education. Today we are starting class 7th history lesson 3, the Delhi Sultans. So the important points which we are going to cover in this lesson are internal and external expansion of Delhi Sultanate, mosque and minaret, and administration. So let us start. Delhi Sultan. Delhi first became the capital of a kingdom under the तोमर राजपूत. जो सबसे पहले दिल्ली कैपिटल बनी थी वो तोमर राजपूत ने उसको अपना कैपिटल बनाया था. उससे पहले दिल्ली के बारे में कोई जानता भी नहीं था. ये बिल्कुल एक अननोन और गुमसुम सी एक जो है सिटी हुआ करती थी. उसके बाद जो तोमर राजपूत है उनको डिफीट कर दिया कि इन्होंने चौहान राजपूतों ने. चौहानों को हम जो है देवर ऑल्सो नोन है चाहमानाज, उनको चाहमानाज भी बोलते हैं. और वो अजमेर के थे. अजमेर कहाँ है आपको पता है? राजस्थान में. तो चौहान डायनेस्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था वो था पृथ्वीराज चौहान. और तोमर को हरा के दिल्ली की गद्दी पे पृथ्वीराज चौहान बैठ गया. आपको पता है चौहान और तोमर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में बहुत सारे पाए जाते हैं. It was under the Tomraj and Chauhanas that Delhi became an important commercial center. जब दिल्ली को तोमर और चौहान राजपूत रूलर्स ने चलाया तो उस समय दिल्ली एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया. कमर्शियल सेंटर का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारा बिजनेस होता है. जैसे अभी के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर है इंडिया का वो मुंबई है और सूरत है और कानपुर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस वगैरह होता है और यहाँ पर कोई भी जाता है तो उनको जॉब मिल ही जाती है. तो ऐसे ही दिल्ली भी उस समय का सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर था क्योंकि मैनी रिच जैना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी. आपको पता है जैन लोग कौन होते हैं? जो भगवान महावीर जैन को फॉलो करते हैं. तो बहुत बड़े बड़े रिच जो जैन मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वो लोग इस सिटी में रहा करते थे. और उन लोगों ने दे कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स. उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट किए, बनाए, क्योंकि वो लोग जो है महावीर जैन को फॉलो करते थे. तो उन्होंने जैन भगवान के ही बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए. और टेम्पल्स बनाना आपको पता है ये बड़ा ईजी काम नहीं है. इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है. तो इतना ज़्यादा पैसा मंदिरों में लगाने के लिए केवल रिच लोगों के पास या फिर रूलर्स के पास ही होता है. इसके अलावा दिल्ली के अंदर कॉइन्स भी बनाए जाते, कॉइन्स मतलब सिक्के वगैरह भी बनाए जाते थे, जिस एरिया को दिल्ली वाल कहा जाता है. तो आप देख सकते हैं ये पूरा दिल्ली का एरिया है. इसके अलावा दिल्ली सुल्तान्स ने भी बहुत सारी सिटीज़ बनाई. दिल्ली वैसे पहले बहुत छोटा एरिया था. जो अभी हमको दिल्ली दिखता है ये तो बहुत वाइड हो गया है, बहुत ज़्यादा फैल गया है. बट एक्चुअली इतना बड़ा दिल्ली पहले के टाइम पे नहीं था. बट धीरे धीरे जैसे जैसे इसके अंदर सुल्तान लोग अपना रूल करने लगे या फिर मुग़ल रूलर्स ने अपना रूल किया, उसके बाद ब्रिटिश आके इसके अंदर रूल की, तो उसके बाद उन लोगों ने छोटी सी दिल्ली को फैला फैला के इतना बड़ा बना दिया. और ये देखो दिल्ली सुल्तान्स के जितने भी रूलर थे उन लोगों ने दिल्ली वन करके कोई जगह है ये, इसको बनाया, इस सिटी को बसाया. ये छोटी छोटी सिटीज़ है बेटा. इसके बाद जो है सीरी, ये सीरी करके है, इसको अभी भी हम किस नाम से जानते हैं? सीरी फोर्ट करके एक एरिया है. वहाँ पर आप कभी जाओगे तो आपको जो है दिल्ली सल्तनत के टाइम के बहुत सारे पुराने बिल्डिंग्स दिख जाएंगे. इसके बाद फिर जहाँ पना करके कोई एक और एरिया है, सिटी आई मीन, तो इस सिटी को बनाने का काम भी दिल्ली सुल्तान्स ने ही किया था. नेक्स्ट है ये देखिए रूलर्स ऑफ दिल्ली है. तो ये क्रोनोलॉजी है, इसको आप जो है लर्न करेंगे सो दैट आपको पता चल जाए कि सबसे पहले दिल्ली के अंदर किसका रूल था, उसके बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज़ दिल्ली के अंदर रूल की थी. तो सबसे पहले अनंगपाल जो था तोमर का, उसने दिल्ली के अंदर रूल किया था. उसके बाद उसको हराया चौहान डायनेस्टी के पृथ्वीराज चौहान ने. आप डायनेस्टी समझते हैं बेटा? डायनेस्टी का मतलब होता है उनका सरनेम, उनका वंश. जैसे आप लोग अपने दादाजी का, परदादा का जो है वंश चलाते हैं, वैसे ही ये लोग भी जो है अपने दादा परदादाओं का या फिर अपने पूर्वजों का वंश चला रहे हैं, उनका नाम चला रहे हैं. तो उनका जो वंश और नाम ऑलमोस्ट सेम होता है. तो वो चौहान वंश चला रहे हैं, ये तोमर वंश चला रहे हैं. उसके बाद आए दिल्ली सुल्तान्स.
सबसे पहले आए टर्किश रूलर। टर्की एक कंट्री है, तो वहाँ से जितने भी रूलर आए उनको टर्किश रूलर बोला गया। और उसके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, घियासुद्दीन बलबन। फिर देखिए टर्किश रूलर को भी हरा के दूसरी डायनेस्टी दिल्ली के अंदर रूल की। उस डायनेस्टी का नाम था सैयद डायनेस्टी, और उसका जो इम्पोर्टेंट रूलर था वो था खिज्र खान। और उसको हराने के बाद फिर आई लोदी डायनेस्टी, और उसका इम्पोर्टेंट रूलर था बहलुल लोदी। देयर आफ्टर केम खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी के दो इम्पोर्टेंट रूलर थे जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी। उसके बाद जो लास्ट दिल्ली सुल्तान्स का जो रूलर था वो था तुगलक डायनेस्टी। उसके 3 इम्पॉर्टेंट रूलर हैं घियासुद्दीन, मोहम्मद और फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रकार से आप देखते हैं दिल्ली के अंदर 1130 से लेके 1351 तक, मतलब 300 साल में कम से कम कितनी डायनेस्टीज चेंज हुई हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ऑलमोस्ट 6 डायनेस्टी चेंज हुई हैं। कोई भी बेचारा एक डायनेस्टी 100 साल तक रूल ही नहीं कर पाया। तवारीख। अब तवारीख क्या होते हैं? जब भी हमको हिस्ट्री के बारे में पता लगाना होता है तो सबसे पहले हम इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद कॉइन्स को भी रीड करते हैं, उसके बाद जो आर्किटेक्चरल हमारे पास एविडेंसेस होते हैं। आर्किटेक्चर क्या होता है? पुराने समय के रूलर्स के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स, पैलेसेस, फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क, इन सब चीज़ों को हम मिला के आर्किटेक्चर्स बोलते हैं। और कॉइन से भी हमको हिस्ट्री पता चलती है। कैसे? जितने भी सिक्के होते हैं, सिक्कों के ऊपर क्या होता है, कभी कभी डेट भी लिखी होती है, और इसके अलावा सिक्कों के ऊपर उस टाइम के रूलर का नाम भी लिखा होता है, तो हमको पता चल जाता है ये सिक्के कौन से रूलर ने बनाए हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस होते हैं जब आप हार्ड वॉल में या फिर हार्ड सरफेसेस में, जैसे स्टोन्स में या मेटल्स के ऊपर कुछ लिखते हैं। जैसे आपको याद होगा क्लास 6 में आपने अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था। तो अशोका ने ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे पिलर्स बनाए थे, और उन पिलर्स में जो है भगवान बुद्ध जो है उनकी टीचिंग्स, भगवान बुद्ध ने कौन कौन सी अच्छी बातें कही, उन टीचिंग्स को लिखवा दिया था। और वो टीचिंग्स, वो लिखी हुई हैंडराइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है पत्थर पे लिखा हुआ चीज़ जल्दी से मिटता नहीं है, तो उन इंस्क्रिप्शंस को अभी तक भी हम पढ़ पाते हैं। तो इन तीनों के अलावा भी एक और चीज़ है जिससे हमको हिस्ट्री का पता चलता है, उनको हम बोलते हैं तारीख। तारीख सिंगुलर वर्ड है, अगर इसको हम प्लूरल कर देंगे तो ये बन जाएगा तवारीख। और ये सारे तवारीख पर्सियन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। पर्सियन लैंग्वेज जो है ईरान की लैंग्वेज है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दिल्ली के सुल्तान्स थे ये मोस्टली ईरान या फिर ईरान के आसपास के एरिया से इंडिया के अंदर आए थे। तो ये तारीख का एक पेज है, आप देख सकते हैं। ये हैंडराइटिंग हमको समझ तो नहीं आ रही है क्योंकि ये पर्सियन लैंग्वेज में लिखी हुई है, बट हैंडराइटिंग देखिए कितनी सुंदर और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में। मैं तो अगर यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ बिना लाइन के, तो मेरी हैंडराइटिंग यहाँ टेढ़ी ऊपर कॉर्नर तक पहुँच जाती है। और अगर ब्लैक बोर्ड में लिखती हूँ तो तब भी बिल्कुल स्लैंटिंग हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। बट हैंडराइटिंग देखिए, उस समय ये हाथ से लिखी हुई है स्क्राइब्स के द्वारा, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग है, बिल्कुल मोतियों जैसे अक्षर है। और इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो लोग जो है तवारीख के जो पेजेस होते थे उनके बीच में थोड़ी सी ड्राइंग भी कर देते थे। पर्सियन वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सुल्तान। दिल्ली के अंदर जितने भी सुल्तान आए, जिन्होंने भी रूल किया, उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज पर्सियन रखी। इंडिया के अंदर देखिए हिंदी चल रही होगी, संस्कृत चल रही होगी, मलयालम, तमिल, हरियाणवी, जोधपुरी, और कौन कौन सी लैंग्वेज होती है इंडिया के अंदर, वो सारी चल रही होंगी। बट इंडिया के अंदर रूल कर रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने इंडियन लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना के रखा, और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी पर्सियन। तवारीख मेकिंग। तवारीख को कैसे बनाते हैं ये देखिए, 4 फोटो के थ्रू आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, जो ये पेपर होता है, इस पेपर को प्रिपेयर किया जाता है। ये जो आदमी है, ये देखो, ये इस पेपर को प्लेन बना रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहा है। अगर यहाँ पर कोई भी स्पॉट रहेगा तो इसमें लिखने वाला बंदा इसमें लिख नहीं पाएगा। नेक्स्ट है, उसके बाद जो लिखने वाले स्क्राइब्स होते हैं, वो स्क्राइब्स क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर लिख रहे हैं। स्क्राइब्स के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा था, आई होप कि आप लोग को याद है। स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और जिनका काम ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो है लिखना होता है।
इसके बाद जब इन तवारीख वाले पेजेस पे इन्होंने लिख दिया है, उसके बाद थर्ड काम क्या होता था, मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं, सपोज तवारीख के एक पेज में घियासुद्दीन बलबन का नाम लिखा हुआ है, तो घियासुद्दीन बलबन तो अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट आदमी है, तो जहाँ जहाँ पर भी उसका नाम आएगा उसको हाईलाइट करने के लिए वो लोग उसके ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ा देते थे, तो परमानेंटली हाईलाइटेड हो जाता था। आजकल तो हम लोग जो है 5 या 10 रुपए के हाईलाइटर लेके आते हैं और स्टेशनरी शॉप से, और जहाँ पर हमको हाईलाइट करनी होती है हम वो हाईलाइटर का यूज़ कर देते थे। बट जो रॉयल लोग होते हैं, जो रूलिंग क्लास, नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट। अब गोल्ड को क्यों मेल्ट करते थे, क्योंकि जितने भी तवारीख के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते थे या इंपॉर्टेंट नेम्स होते थे, जैसे बहुत सारे लोग जो है लड़ाई के लिए गए, बट हर किसी का नाम तो मेंशन नहीं करेंगे, इसलिए जो राजा होगा, जो बादशाह होगा, उसके नाम को हाईलाइट करने के लिए वो लोग गोल्ड मेल्ट किया करते थे और गोल्ड को यूज़ करते थे। गोल्ड का जो पानी होता है उसको यूज़ करते थे उसका नाम लिखने के लिए। तो देखो, रॉयल लोगों की रॉयल बात होती है, हम लोग तो 5 या 10 रुपए का वो जो लेके आते हैं, क्या होता है, हाइलाइटर, और उससे अपने जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हाईलाइट कर देते थे। बट उस समय इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इंपॉर्टेंट नेम्स को लिखने के लिए गोल्ड का यूज़ किया जाता था। अब फाइनल स्टेज क्या है, फाइनल स्टेज में पूरे पेजेस जब स्क्राइब ने लिख दिए हैं, ये पर्सन स्क्राइब है बेटा, तो इस पर्सन ने अगर सारे पेजेस लिख दिए हैं तो उसके बाद ये बंदा क्या कर रहा है, वो इन सब पेजेस को जोड़ रहा है आपस में, सो दैट एक पूरी बुक बन जाए, और इसको बोलते हैं बाइंडिंग। तो इस प्रकार से जो है फाइनली पूरी की पूरी जो होती है बुक बन जाती है। नेक्स्ट है द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्नेड मैन। जितने भी लोग तवारीख लिखते थे वो बड़े पढ़े लिखे लोग होते थे, बड़े नॉलेजेबल होते थे, टैलेंटेड होते थे। ऐसा नहीं कि गांव का कोई भी बंदा उठ के आ गया या शहर का कोई भी उठ के आ गया है और उसने तवारीख लिख दी। तवारीख लिखने के लिए बड़ा स्किल चाहिए होता है, टैलेंट चाहिए होता है। उनको वो सारे इवेंट्स को याद करना पड़ता है जो इवेंट्स रूलर की लाइफ में हुए। तवारीख अपने बारे में नहीं लिखा जाता है, तवारीख रूलर्स के बारे में लिखा जाता है कि रूलर की लाइफ में क्या क्या घटनाएं हुई। ठीक है, क्योंकि जब आप इंपॉर्टेंट लोग के बारे में लिखोगे तभी तो उनको कोई पढ़ेगा। अदरवाइज जो है एक कॉमन आदमी के बारे में अगर कोई हिस्ट्री लिख रहा है, कोई बुक लिख रहा है, तो उसको नोबडी विल रीड। तो इसके अलावा तवारीख लिखने के अलावा जो स्क्राइब्स लोग होते थे वो रूलर को देखो एडवाइस भी दिया करते थे, अच्छी अच्छी जो है सलाह भी दिया करते थे, और उसको बोला करते थे कि आप अपने जो है कंट्री में आप जस्ट रूल रखिए, मतलब सबके साथ न्याय करके रखिए। तो जितने भी तवारीख लिखने वाले होते थे वो या तो राजा के सेक्रेटरी होते थे, या वो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, या वो पोएट्स होते थे, या वो कॉर्टियर्स होते थे। कहने का मतलब वो सब लोग किसी न किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन वाले होते थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहर पे खड़ा हुआ जो गार्ड है उसने तवारीख लिख दी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पढ़े लिखे और बिल्कुल नॉलेजेबल टैलेंटेड लोग ही तवारीख लिखते थे। फ़क्रे मुदब्बिर, ये कौन है? ये एक तवारीख राइटर है जिसने 13वीं सेंचुरी में लिखा है अपनी बुक में, यानी अपनी तवारीख में। क्या लिखा है? अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। एक जो किंग होता है उसका काम बिना सोल्जर्स के नहीं चल सकता है, और जो सोल्जर्स होते हैं वो बिना सैलरी के नहीं रह सकते हैं। आप सोल्जर्स को ज़बरदस्ती डंडे मार मार के अपने उसमें आर्मी में भर्ती तो कर लोगे, बट बिना सैलरी के वो आपके लिए लड़ेंगे ही नहीं, है ना। तो इसलिए जब आप सोल्जर्स को रिक्रूट करते हो, भर्ती करते हो, तो आपको उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। अब सैलरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सैलरी के लिए पैसा आएगा टैक्स से। और टैक्स कहाँ से आएगा? टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा पीजेंट से। पीजेंट्स होते हैं गांव में रहने वाले फार्मर्स, या फिर जो बाकी जो काम करते हैं हैंडीक्राफ्ट वाला, उन सब को लगा के हम पीजेंट्स बोलते हैं। बट पीजेंट्स रेवेन्यू कब पे कर पाएगा, टैक्स कब पे कर पाएगा? जब वो खुश होगा और जो है प्रॉस्पेरस, यानी इनफ वो होगा, मतलब काबिल होगा कि उसके पास पैसा है, तो तभी तो टैक्स पे कर पाएगा। अगर किसान अमीर नहीं होंगे, किसान खुश नहीं होंगे, तो वो टैक्स पे करने के लिए बहुत परेशान रहेंगे। और किसान खुश कब होगा? जब किंग जो है एक अच्छा अपना राजपाट चलाएगा, अच्छे से लोगों को देखेगा, और जो है सब लोगों के साथ अच्छा बिहेव करेगा, तभी जो है सब लोग खुश रह पाएंगे।
द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज़। अब ऐसा नहीं है कि इन लोग को जो है गांव में रख देते थे कि जाओ तुम गांव की लाइफ के बारे में पता करो, इसीलिए इन लोग को विलेज लाइफ की कोई जानकारी नहीं थी, केवल वो लोग शहरों के बारे में ही जानते थे क्योंकि ये दिल्ली में ही रहते थे और राजा के कोर्ट के आसपास ही रहते थे। और वो हमेशा अपनी हिस्ट्री ऐसे लिखा करते थे, सुल्तान के बारे में बड़े अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे, है ना, थोड़ा और बड़ा चढ़ा के। सपोज अगर उसने जो है युद्ध में अकेले 50 सैनिकों को मार दिया है दुश्मन के, तो ये लोग उसको बढ़ा के 200 सैनिक बना देते थे, पर इतना नहीं होता है। ये लोग बड़ा चढ़ा के इसलिए लिखा करते थे सो दैट उनको राजा से रिवॉर्ड मिल सके। वो जितनी अच्छी तवारीख लिखते थे उतना ही अच्छा उनको रिवॉर्ड मिलता था। इसलिए अगर हम तवारीख पढ़ते हैं तो बिल्कुल 100% उसमें लिखी हुई बातें सच नहीं हो सकती हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि हो सकता है तवारीख राइटर्स ने कभी कभी लालच में कुछ झूठ मूठ की बातें या फिर कुछ बड़ा चढ़ा के भी तो लिखा हो सकता है ना। These authors advised ruler on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Now ये दोनों चीज़ें क्या है, ये जो ऑथर्स थे, ऑथर का मतलब होता है लेखक यानी लिखने वाले, तो ये जो तवारीख राइटर्स थे ये हमेशा अपने सुल्तान को अच्छी अच्छी आइडियाज़ या अच्छी अच्छी एडवाइस देते रहते थे, और उनको दो चीज़ें तो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, वो बताते रहते थे। फर्स्ट है बर्थ राइट। बर्थ राइट का मतलब ये है कि रूलर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कंट्री को रूल करने की जिम्मेदारी केवल रॉयल फैमिली को है जो हाई क्लास फैमिली में पैदा हुआ हो। कोई भी लोअर कास्ट फैमिली का बंदा जो है सीट पे यानी थ्रोन पे, गद्दी पे बैठने के लायक नहीं है। इसलिए जब भी कभी किसी को रूलर बनाया जाए तो वो हमेशा रॉयल फैमिली का ही फैमिली मेंबर होना चाहिए। दूसरा है जेंडर डिस्टिंक्शंस, मतलब जितना भी रूल करने का काम है वो केवल मेल मेंबर को यानी पुरुषों को है, महिलाओं को नहीं है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा बोला गया है कि जो महिलाएं होंगी वो केवल मेल्स को यानी पुरुषों को असिस्ट करेंगी, वो रूल नहीं करेंगी। बट देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी, बट उनके आइडियाज़ ऐसे नहीं थे कि सारे रूलर्स को मानना ज़रूरी था। कोई कोई रूलर्स की अपनी मर्जी होती थी, वो उनकी बातें नहीं मानते थे, अपने हिसाब से रूल करते थे, राइट। In 1236, Sultan Iltutmish daughter Rajia became Sultan. एक सुल्तान थे स्लेव डायनेस्टी के, उनका नाम था इल्तुमिश, तो उनकी जो डॉटर थी रजिया, वो जो है 1236 में वो सुल्तान बनी। अब ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि जितने भी ऑथर्स थे तवारीख के वो तो बोलते थे फीमेल को कभी भी जो है रूलर नहीं बनना चाहिए, बट इन सब के बावजूद भी रजिया सुल्तान रूलर बनी और शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री की वो पहली महिला मुस्लिम रूलर है जिन्होंने किसी स्टेट या किसी कंट्री के ऊपर रूल किया है। जो उस समय का एक राइटर था उसका नाम था मिनाजे सिराज, उसके अनुसार जो रजिया सुल्तान थी वो अपने बहुत सारे बाकी भाइयों से बहुत ज़्यादा काबिल थी, उनसे ज़्यादा एफिशिएंट थी। कहने का मतलब उसके जितने भी भाई थे वो बड़े निकम्मे और नाकारे थे, वो किसी काम के नहीं थे। एंड शी वॉज मोर क्वालिफाइड एंड मोर टैलेंटेड दैन ऑल हर ब्रदर्स। बट इस सब के बावजूद भी मिनाजे सिराज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई रूलर जो है एक क्वीन हो, एक लेडी हो या एक फीमेल हो। और इसके अलावा जो नोबल्स थे कोर्ट के, नोबल्स कौन होते हैं, जो कोर्ट के अंदर काम करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, उन सबको हम नोबल्स बोलते हैं। वो भी रजिया सुल्तान से खुश नहीं थे, क्योंकि उनको एक लेडी के द्वारा ऑर्डर देना और उस लेडी के ऑर्डर को फॉलो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इस सब के बावजूद जो है वो 4 साल तक रूल किया रजिया सुल्तान ने, और फाइनली उसको 1240 में उसको सीट से हटा दिया, मतलब उसको दिल्ली के थ्रोन से हटा दिया। वट मिनाजे सिराज थॉट अबाउट रजिया, मिनाजे सिराज रजिया के बारे में क्या सोचता था, वो सोचता था कि एक जो क्वीन का रूल है वो भगवान ने जो हम लोगों के लिए नियम बनाए हैं उस नियम के अगेंस्ट है। अब उनके धर्म में भगवान के क्या नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग भगवान ने ये बोला है कि उनके जो अल्लाह है या फिर जो उनके ईश्वर हैं उन्होंने ये बोला है कि विमेन आर नॉट सपोज टू रूल, विमेन का काम रूल करना नहीं होता है, बल्कि उसका काम जितने भी पुरुष होते हैं उनको सबॉर्डिनेट, उनको असिस्ट, उनको मदद करना होता है।
तो आप देख सकते हैं इतना पढ़ा लिखा आदमी है मिनाज सिराज, उसके बावजूद भी उसके ऐसे ख़यालात हैं। तो अगर हम लोग अभी भी उनके टाइम पे ही रह रहे होते तो हम लोग को तो स्कूल जाने को भी नहीं मिलता है ना। और जो हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वो भी कभी दिल्ली कभी रूल ही नहीं कर पाती, कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाती। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। एक्सपेंशन का मतलब होता है अपने एरिया को या फिर अपने राज्य को फैलाना। जितने भी सुल्तान थे दिल्ली के, उन्होंने कभी भी अपने राज्य को फैलाने के बारे में नहीं सोचा और ना ही उन्होंने जो है हिंटरलैंड्स हैं उनको कंट्रोल करने की सोची। अब हिंटरलैंड्स क्या होते हैं बेटा? हिंटरलैंड्स वो एरियाज होते हैं which are adjacent to a city or port that supply it with goods and services। सपोज करो आप दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली के आसपास के जितने भी एरियाज़ होंगे उनको हम हिंटरलैंड्स बोलेंगे। जैसे हो गया आपका गाजियाबाद, जैसे आपका हो गया नोएडा, गुड़गांव, या फिर राजस्थान के एरिया हो गए, तो ये दिल्ली के आसपास के एरिया है, तो इन सब को हम हिंटरलैंड्स बोलेंगे। इसके अलावा हिंटरलैंड्स में पोर्ट्स भी आते हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स वो जगह होती हैं जहाँ पर समुद्री जो शिप होते हैं वो आके लैंड करते हैं और उसमें दूसरे देशों से बहुत सारा सामान आता है, क्योंकि हर कंट्री सारे सामान, सारे प्रोडक्ट्स तो नहीं वो करती, प्रोड्यूस करती, तो कुछ बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको उनको विदेशों से मंगाना पड़ता है। जैसे कॉइन्स होते हैं या फिर मेटल्स होता है या फिर कोई कपड़ा होता है। पुराने टाइम की बात कर रही हूँ, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया में एक्सपोर्ट भी होती हैं और इंपोर्ट भी होती हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री केवल अपने ही दम पर जो है सुपर पावर नहीं बन सकता है। हर कंट्री को किसी न किसी टाइम पे दूसरी कंट्री की मदद लेनी ही पड़ती है। तो जितने भी सुल्तान थे दिल्ली के इनिशियली, मतलब जो बिगनिंग के सुल्तान थे, उन लोगों ने इन हिंटरलैंड को अपने अंडर में लेने की कोशिश नहीं की। और इस प्रकार से क्या होता था, जब इन एरिया से सपोज गाजियाबाद से दिल्ली में अगर कोई सामान आना है तो उसको जो है गाजियाबाद का जो रूलर होता था उसको भी टैक्स देना पड़ता था। अगर दिल्ली सुल्तान ने गाजियाबाद को भी अपने कब्जे में ले लिया होता तो वहाँ से सामान लाने के लिए उनको पेमेंट नहीं करना पड़ता। और ऐसे ही पोर्ट्स हैं, पोर्ट से सामान लाए बिना तो आपका काम चल ही नहीं सकता है। इसलिए पोर्ट से भी जितना सामान आता था उसको भी लेके आने के लिए दिल्ली सुल्तान को फिर जो वहाँ के रूलर्स होते थे उनको टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। अब देखो, ये दिल्ली यहाँ बिल्कुल हमारे देश के बीचों बीच है और जो पोर्ट सिटी है वो यहाँ पर है, इसका नाम है बंगाल। बंगाल के पास भी जो है बे ऑफ बंगाल वाला जो पोर्ट है, यहाँ पर जो है समुद्री जहाज आते थे और वो यहाँ पर सामान लाते थे। दूसरा है सिंध, इस तरफ की जितनी भी कंट्रियों से सामान आता था वो सिंध के रास्ते आता था और दिल्ली में बैठ के इन दोनों जगहों को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। और कभी कभी जो है इतने दूर में अगर सपोज करो इसने इनको जीत लिया हो, बंगाल को जीत लिया हो या सिंध को जीत लिया हो, और वहाँ पर कामकाज को देखने के लिए कोई गवर्नर रख लिया हो या फिर कोई अपना बंदा रख लिया हो, तो वो लोग क्या करते थे, वो वहीं पर विद्रोह कर लेते थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते थे और अपना खुद का रूल चलाने लग जाते थे। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन। तो गैरिसन टाउन क्या होते हैं बेटा? ये गैरिसन टाउन है, ये एक ऐसा सेटलमेंट है जो बिल्कुल फोर्ट के जैसा होता है और जिसके अंदर जो भी रूलर होता है वो अपनी फ़ौज को, अपनी आर्मी को इंस्टॉल करता है। अब देखो, इतने बड़े बड़े जो इनके पिलर्स हैं, इन पिलर्स के ऊपर खड़े होकर सोल्जर्स अपने पूरे टेरिटरी की रक्षा करते थे या सुरक्षा करते थे और देखते रहते थे कि कोई दूसरे स्टेट का जो है कोई दूसरा रूलर तो उनकी तरफ तो नहीं आ रहा है, तो ये जो है यहाँ से बाकी रूलर्स के ऊपर नज़र रखा करते थे और इनको ही हम गैरिसन टाउन बोलते हैं। ये एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट होता है। फोर्टिफाइड का मतलब फोर्ट से ढका हुआ। ये पूरा जो एरिया है इसके अंदर सपोज करो राजा का पैलेस है या फिर गवर्नर का पैलेस है, तो उसको इस फोर्ट के द्वारा पूरा बाउंड्री करके सेफ बना के रखा हुआ है।
Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who revolted at any sign of the Sultan's weakness. अब देखो दिल्ली के जो रूलर्स थे उनको बार बार और किस चीज़ से परेशानी हो रही थी. एक तो उनके पास हिंटरलैंड्स नहीं थे, दूसरे उनके पास गैरिसन टाउन्स भी नहीं थे. ये दोनों टर्म आपको याद होने चाहिए. गैरिसन टाउन्स एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट होता है, ठीक है, और हिंटरलैंड जो होते हैं आसपास के एडजेसेंट एरियाज होते हैं. और तीसरी उनकी प्रॉब्लम थी मंगोलियन के द्वारा बार बार उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था. आपको ये जो पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये लाइट कलर का, ये पूरी जो टेरिटरी है ये मंगोलियन जो रूलर है गेंगिस खान का, उसका है. वो इतना खतरनाक और इतना ज़्यादा ब्रेव बोलो या फिर इतना ज़्यादा पावरफुल रूलर था कि वो जिस भी कंट्री में जाता था लड़ने के लिए, वो कंट्री या तो पहले ही डर के मारे सरेंडर कर देती थी या फिर उसको जो है 1-2 दिन के बाद गेंगिस खान अपने आप ही अपनी टेरिटरी में मिला देता था. बट थैंक गॉड वो इंडिया की तरफ नहीं आया. इनफैक्ट उसने इंडिया में अपने छोटे छोटे जो है सैनिकों की टुकड़ी, एक ट्रूप भेजा, उससे ही काम चला दिया. और उसके बाद उसके ट्रूप्स जो है इंडिया के अंदर आते, इंडिया के रूलर्स को हराते और यहाँ से बहुत सारा माल लूट के अपने साथ ले जा लेते. तो उसको जब जब पैसों की ज़रूरत पड़ती थी वो इंडिया में अटैक कर देता था और इंडिया से बहुत सारा सोना चांदी अपने साथ ले जा लेता था. बट उसने जो है इंडिया के अंदर कभी रूल करने की सोची नहीं, क्योंकि पता है आपको, उसको इंडिया का टेम्परेचर पसंद ही नहीं आया. क्लाइमेट यहाँ बहुत गर्मी होती है ना. तो थैंक गॉड हमारे देश के क्लाइमेट के कारण हम इस गेंगिस खान के रूल से बच पाए. नहीं तो अभी तक हम लोग जो है सब वो उसके जैसे शिनचैन के जैसे है ना, आओ माऊ चाऊ टाइप के ही होते. तो जो दिल्ली के रूलर्स हैं उन लोगों को भी जो है मंगोल इन्वेशन का बार बार सामना करना पड़ रहा था. और इसके अलावा जो उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर अपने गवर्नर रखे हुए थे वो भी बार बार रेवल कर देते थे. रेवल का मतलब होता है विद्रोह कर देते थे. और जैसे ही उनको दिखता कि दिल्ली में जो रूलर है वो बहुत वीक है, वीक का मतलब वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो अपने आप अपनी टेरिटरी को इंडिपेंडेंट कर देते थे. नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. अब जो है दिल्ली सल्तनत को बढ़ाने का काम चल रहा है और ये काम सबसे पहले किया था घियासुद्दीन बलबन ने. उसके बाद इस काम को और बढ़ाया अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक ने. आप देख रहे हैं पहले दिल्ली केवल इतना ही एरिया है, उसके बाद जब इसको एक्सपेंड किया गया तो ये पूरा एरिया दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में आ गया. इसका मतलब वो धीरे धीरे जो है उनको बुद्धि आ रही है और वो बाकी एरियाज़ को भी जीतते जा रहे हैं. तो जो फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स है वो था इंटरनल फ्रंटियर. दिल्ली को बढ़ाने का काम जो है 2 पार्ट्स में हुआ. एक था इंटरनल फ्रंटियर, एक था एक्सटर्नल फ्रंटियर. इंटरनल फ्रंटियर का मतलब होता है जब आप अपने घर के अंदर से ही काम स्टार्ट करते हो, मतलब इनका मतलब इनसाइड द टेरिटरी. अब इसमें क्या हुआ, इसमें सुल्तान ने ये बोला कि जितना भी गंगा और यमुना रिवर के बीच का एरिया है उसको दोआब बोलते हैं. और ये दोआब इतना फर्टाइल होता है कि यहाँ पर अगर ऐसे हाथ से बीज भी फेंक दो तो बीज भी बिल्कुल सोना बन के निकलता है. सोना का मतलब ये नहीं कि गोल्ड निकलता है, मतलब वो बहुत फर्टाइल लैंड था. यहाँ पर कुछ भी लगाओ तो इतनी अच्छी क्रॉप होती थी कि उस क्रॉप को बेच के या फिर उन पीजेंट से, फार्मर से टैक्स लेके राजा बहुत अमीर बन सकता था. तो सुल्तान ने सबसे पहला काम यही किया, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने भी एरिया थे उस एरिया से सारे फॉरेस्ट को कटवा दिया. उस पूरा फॉरेस्ट जो है काट के खाली कर दिया, बिल्कुल साफ मैदान बना दिया. और इन फॉरेस्ट के अंदर जितने भी हंटर गैदरर्स रहते थे, अब देखो ये फॉरेस्ट खाली नहीं थे, जानवर भी थे इसके अंदर और इसके अंदर हंटर गैदरर्स भी थे. अब वो कौन होते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर हंटिंग कर करके अपना पेट पाल लेते हैं, तो बेचारे उन सबको बाहर भगा दिया. अब जब उनको बाहर भगा दिया देन व्हाट हैपेंड, ये देखो पूरा फॉरेस्ट एरिया क्लियर करके ऐसे बड़े बड़े जो है खेत के मैदान बना दिए गए और इनमें खेती की जाने लगी, एग्रीकल्चर किया जाने लगा. और ये जो लैंड है जो फॉरेस्ट से बाहर भागे थे ना हंटर गैदरर्स, उनको दे दिया गया, या फिर बाकी जो पीजेंट्स हैं पीजेंट्स को दे दिया गया. बोला गया इसके ऊपर आप एग्रीकल्चर करो, क्योंकि जितना आप एग्रीकल्चर करोगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को टैक्स मिलेगा. इसके अलावा रूलर्स ने और क्या काम किए, उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए. किले, फोर्ट समझते हैं, जितने ज़्यादा किले बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने
कंट्री को या फिर अपने स्टेट को सेव कर सकते हो। और गैरिसन टाउन्स भी बनाना उन्होंने अब स्टार्ट कर दिया, अब उनको धीरे धीरे अकल आ रही है, राइट। एंड टाउन्स वर स्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। इसके अलावा दिल्ली के आसपास भी जो है उन्होंने अपने बहुत सारे शहर बनाए जहाँ से वो बिजनेस कर सकते थे। नेक्स्ट है सेकेंड एक्सपेंशन। पहला एक्सपेंशन था इंटरनल फ्रंटियर और सेकेंड एक्सपेंशन है एक्सटर्नल फ्रंटियर। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब एक्सटर्नल फ्रंटियर का मतलब होता है बाहर की तरफ एक्सपेंड करना। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना कोई भी चीज़। अब बाहर की तरफ फैलाने का मतलब दिल्ली से बाहर निकल के अपने साम्राज्य को, अपने टेरिटरी को बढ़ाना। और ये कहाँ हुआ? जो दिल्ली के सुल्तान्स थे उन लोगों ने जो मिलिट्री एक्सपेडिशंस होते हैं, मतलब अपनी जो आर्मी है वो सदर्न इंडिया की तरफ भेजी। अभी देखो, अभी तक वो केवल नॉर्थ इंडिया को ही रूल कर रहे थे। नॉर्दर्न इंडिया, ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम नॉर्दर्न इंडिया बोलते हैं और जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम सदर्न इंडिया बोलते हैं। तो अब दिल्ली के सुल्तान ने अपनी आर्मी साउथ की तरफ भेजनी स्टार्ट की। और ये हुआ कब? ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ। और जब वो कैंपेनिंग के लिए गए, मतलब जब वो युद्ध के लिए गए साउथ इंडिया में, तो बहुत जगह हारे और बहुत ज़्यादा जगह में वो जीत के भी आए। तो जिन जिन कंट्रीज से, जिन जिन स्टेट से वो जीत के आए, तो वापस आते वक्त उन लोगों ने बहुत सारे क्या कैप्चर कर लिए थे? एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लेव्स। और वो उनको वापस लेके दिल्ली आए। इसके अलावा बहुत सारे प्रीशियस मेटल, आपको पता है साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा सोना चांदी होता है क्योंकि वहाँ के लोग दे आर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। तो जिस जिस जगह को जीतते थे उस जगह से बहुत सारे जो हारे हुए सैनिक होते हैं उनको हम स्लेव बना देते थे। वो लोग, आपने पढ़ा था ये क्लास 6 में, अशोक के टाइम पे जितने भी जो स्लेव्स होते थे वो हारे हुए सैनिक होते थे और उन लोगों से अपने घर का काम कराते थे या फिर अपने स्टेट के लिए जो है ज़बरदस्ती लेबर का काम कराते थे। तो ये सारी चीज़ें जो दिल्ली की आर्मी है वो लेके दिल्ली में वापस आई। नेक्स्ट है बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन। जब तक मोहम्मद तुगलक, ये भी एक सुल्तान था दिल्ली का, इसका शासन रेन ख़त्म हुआ 150 ईयर्स आफ्टर समवट हम्बल बिगनिंग्स। जो दिल्ली की आर्मी है उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े पार्ट को जीत लिया था। इसके अलावा उसकी आर्मी ने जो अपनी राइवल आर्मीज़ होती हैं, अपने दुश्मनों की आर्मीज़ को बुरी तरह हरा दिया या फिर उनके सिटीज़ को ब्लॉक कर दिया चारों तरफ से। और इसके अलावा जो सुल्तान था वो अपने एरिया से टैक्स इकट्ठा करता था, बल्कि केवल टैक्स ही नहीं इकट्ठा करता था, उसका रूल भी बहुत अच्छा था। वो अपने जनता का अच्छे से ध्यान भी रखा करता था। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम मोहम्मद तुगलक की बात कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं मॉस्क एंड मिनारेट के बारे में। मॉस्क एंड मिनारेट क्या होते हैं? दीज वर ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड ऑफ 12th सेंचुरी। जब 12th सेंचुरी थी, तो जब ख़त्म हो रही थी 12th सेंचुरी, उसके लास्ट में जो रूलर्स थे उन्होंने मॉस्क और मिनारेट बनाना स्टार्ट किया। और सबसे पहले ये बनाने का काम दिल्ली सुल्तान ने दिल्ली के अंदर ही किया। और दिल्ली एक कून्हा करके एक जगह है जहाँ पर इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ा मॉस्क बनाया। आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको हम जो है क्या बोलते हैं? कुतुब मीनार। ठीक है, इस कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। तो ये तो मीनार है और इसके जो बगल में आपको ये जो छोटी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये मॉस्क है। तो आपको दिख रहा है मॉस्क और मिनारेट के बीच का डिफरेंस। अभी हम आपको बताते हैं एक्चुअली दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। मिनारेट जो होती है वो एक टॉल टावर होता है जो बिल्कुल मस्जिद के बगल में ही होता है। इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इसके ऊपर से जब भी कोई प्रेयर करता है, पहले के टाइम पे तो लाउड स्पीकर नहीं थे, तो इसके ऊपर जो कोई इनका पढ़ा लिखा बंदा है वो इसके ऊपर चढ़ जाता था और यहाँ से प्रेयर इतनी ज़ोर से गाता था सो दैट कि आसपास के एरिया के जितने भी लोग हैं उनको प्रेयर सुनाई दे। और जो मॉस्क से जो है 5 टाइम्स अ डे जो है प्रेयर बोली जाती थी। नमाज कितनी बार पढ़ते हैं? मेरे ख्याल से ये लोग 5 बार पढ़ते हैं दिन पे। तो मीनार बनाने का यही पर्पज होता था कि वहाँ पर से जो प्रेयर बोलेगा जो भी आदमी इसके ऊपर चढ़ के, उसकी प्रेयर पूरे शहर वालों को सुनाई दे और उनको पता चल जाए कि ओहो अब नमाज पढ़ने का टाइम हो गया है। तो ये कुतुब मीनार है और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये आप कुतुब मीनार के जो है
वॉल्स देखो कितनी सुंदर वॉल है, और इनमें जो आपको ये हैंड राइटिंग दिखाई दे रहा है, इंस्क्रिप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कुरान के टीचिंग्स है। कुरान में जितना भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, जो टीचिंग्स है उनकी, उन टीचिंग्स को इस वॉल में भी लिखा गया है। मॉस्क क्या होता है? मॉस्क एक बहुत बड़ी इनलार्ज बिल्डिंग होती है, और इसको अरेबिक लैंग्वेज में मस्जिद बोलते हैं। ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर जो मुस्लिम्स होते हैं वो अपने अल्लाह को याद करते हैं। ये बेगमपुरी मॉस्क है, ये भी दिल्ली में है, और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। Delhi Sultans built several mosques in cities all over the subcontinent। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली सुल्तान ने केवल दिल्ली के अंदर ही बनाया, बल्कि जहाँ जहाँ पर भी उनकी अपनी टेरिटरी थी, जो जो एरिया उन्होंने जीता था, उन सारे एरियाज़ में उन लोगों ने मॉस्क बनाना स्टार्ट किया। आपको पता है जब कोई किसी रिलीजन को फॉलो करता है तो उसको प्रेयर के लिए कोई एक पर्टिकुलर प्लेस भी तो चाहिए होती है। सपोज कोई हिंदू है और कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो प्रे करने के लिए कहाँ जाएगा? इसीलिए हिंदू लोग टेम्पल्स बनाते हैं, या बाकी रिलीजन्स वाले अपने अपने जो है वर्शिप के प्लेसेस बनाते हैं। तो इससे पहले इंडिया के अंदर तो कोई मुसलमान ही नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने तो कभी क्या बोलते हैं इनको, मॉस्क बनाने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट जैसे ही दिल्ली के अंदर दिल्ली सुल्तान्स का कब्जा होने शुरू हुआ, तो उन लोग जो है मुस्लिम रिलीजन को अपने साथ लेके आए, और उन लोगों ने इंडिया के अंदर मॉस्क बनाना भी शुरू किया। और जितने भी जो रूलर्स थे, वो रूलर्स ये बताना चाह रहे थे दुनिया को, या फिर बाकी इंडियन लोगों को, कि वो इस्लाम्स के प्रोटेक्टर हैं। अगर वो मॉस्क नहीं बनाएंगे तो लोगों का जो उनका धर्म होगा वो फैलेगा कैसे? और मॉस्क इसलिए भी बनाए जाते थे सो दैट टू क्रिएट द सेंस ऑफ अ कम्युनिटी, सो दैट जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, जो सब मुस्लिम में भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, जैसे हिंदू में भी क्या डिवीजन होते हैं, कुछ लोग भगवान शिव को पूजते हैं, कुछ लोग भगवान विष्णु को पूजते हैं, कुछ लोग भगवान हनुमान जी को पूजते हैं। तो ऐसे ही मुस्लिम के भी बड़े डिविजन्स हैं, कुछ लोग कोई और चीज़ फॉलो करते हैं, कुछ लोग कोई और चीज़ फॉलो करते हैं। तो सारे ग्रुप्स के जो मुस्लिम्स हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको सबको अपना अल्लाह याद दिलाने के लिए ये जो मॉस्क होते हैं ये बनाए जाते हैं। ये मौत की मस्जिद है, इसको सिकंदर लोदी ने बनाया था। सिकंदर लोदी बाय हिज मिनिस्टर, सिकंदर लोदी के रूल में इसको उसके मिनिस्टर ने बनाया था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। अब देखिए इनका एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये किस प्रकार से रूल करते थे। इल्तुमिश फेवर्ड दियर स्पेशल स्लेव्स। आपको पता है जो इल्तुमिश था वो खुद भी एक स्लेव था। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। उसका जो ओनर था, उसका जो मालिक था, उसने उसको अफ्रीका के किसी कॉन्टिनेंट से या फिर कहीं से भी उसको पैसे दे के ख़रीदा था। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे जो हट्टे कट्टे स्लेव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसों में ख़रीदना पड़ता है। तो इल्तुमिश को भी उसके मालिक ने ख़रीदा था, बट बाद में वो इतना केपेबल और होनहार निकला कि उसके मालिक ने उसको दिल्ली का रूलर ही बना दिया। तो इल्तुमिश जब खुद ही एक स्लेव था तो उसने क्या किया, उसका भी जो सारा फेवरिज्म था वो बाकी स्लेव्स के लिए ही ज़्यादा था। तो उसने अपने मिलिट्री सर्विसेज में बहुत सारे खरीदे हुए स्लेव्स को बड़ी बड़ी पोस्ट दी, और उन स्लेव्स को बंदगन बोलते हैं। बंदगन भी एक पर्शियन वर्ड है। बंदगन का मतलब होता है स्लेव्स। और उसके बाद उन सारे स्लेव्स को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई, और उनको किंगडम के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज या फिर इम्पॉर्टेंट पोस्ट दी गई। आप सोच लो, कोई भी खरीदे हुए गुलाम को या नौकर को इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट कैसे दे सकता है ना। और उसके बाद दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर। द सुल्तान्स कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। वो इसलिए क्योंकि जब आप किसी को खरीदते हो पैसे दे के तो वो आपके लिए बहुत वफादार हो जाता है, और इसीलिए जो सुल्तान इल्तुमिश था उसको अपने खरीदे हुए स्लेव्स पे बहुत अधिक यकीन था। इतना ज़्यादा यकीन था कि जो उसके फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं वो भी उतने ज़्यादा उसके भरोसे के काबिल नहीं थे। नेक्स्ट है द खालजीज एंड तुगलक्स ऑल्सो रेस्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। जो खिलजी और तुगलक जो डायनेस्टी थे उन लोगों ने भी थोड़ी सी ऐसी ही
प्रैक्टिस की उन लोगों ने भी, जो नॉर्मल मतलब जो साधारण बर्थ के लोग थे, मतलब जो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, उनको उन्होंने अपना क्लाइंट बनाया और उनको अपने राज्य में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पोजीशन दी। उनको उन्होंने गवर्नर भी बनाया, उनको उन्होंने आर्मी का जनरल भी बनाया। और इससे क्या हुआ, इससे जो है उनके पॉलिटिकल करियर में इंस्टेबिलिटी हो गई। इंस्टेबिलिटी का मतलब सपोज जो है उन्होंने किसी छोटी फैमिली के किसी टैलेंटेड बंदे को हाई पोस्ट दी, तो उसके खुद के फैमिली के जो लोग हैं, जो प्रिंसेस हैं या फिर जो बाकी रिश्तेदार हैं, वो उससे नाराज हो गए। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर। जब आप स्लेव्स खरीद के लाते हो या फिर जो आप क्लाइंट्स ढूंढते हो, मतलब जो साधारण फैमिली के जो लोग होते हैं उनको आप अच्छी अच्छी पोस्ट देते हो, तो वो आपके लिए बहुत फेथफुल होते हैं और अपने मास्टर्स या अपने पेट्रॉन्स का मतलब होता है जो उसको सुरक्षा देता है या जो उसको आश्रय देता है, उनके बहुत ज़्यादा वो फेथफुल थे। बट ये जो स्लेव्स थे वो इनके जो हायर्स थे, हायर्स का मतलब होता है इनके बच्चे, इनके पुत्र, इनके बेटे, इनके बाकी रिश्तेदार, उनसे इन स्लेव्स की नहीं बनती थी। सो दे वर अगेंस्ट ईच अदर। तो जो इनके हायर्स थे, इनके जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने अपने खुद के सर्वेंट्स चूज किए थे। तो राजा के सर्वेंट्स में और राजकुमारों के सर्वेंट्स में हमेशा क्लैशेस हुआ करते थे। तो जो पर्शियन तवारीख के ऑथर्स हैं, उन्होंने दिल्ली सुल्तान को क्रिटिसाइज़ किया है, उनकी बुराई की है कि जब हमने उनको बोला था कि रूल करने का काम केवल हाई कास्ट का होना चाहिए और रॉयल फैमिली का होना चाहिए, बट इसके बावजूद भी बहुत सारे दिल्ली सुल्तान्स ने जो बड़ी बड़ी पोस्ट है वो केवल लो लोगों को दी, जो बिल्कुल छोटे फैमिली के थे, छोटी कास्ट के थे, इन लोगों को दी, जो इन तवारीख के राइटर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। द खिलजीज एंड तुगलक मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है रूलर्स यानी राजा। दे अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज। जो उनके मिलिट्री कमांडर होते थे वो उनके टेरिटरी के गवर्नर भी होते थे। सपोज करो आज के टाइम पे हमारे कंट्री में अभी 28 स्टेट्स हैं, तो अब प्रधानमंत्री मोदी जाके सारे स्टेट्स को तो नहीं रूल कर सकते क्योंकि उनके पास 110 और काम भी हैं। तो उन्होंने क्या कर रखा है, या फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, हर स्टेट को रूल करने के लिए एक चीफ मिनिस्टर का प्रोविज़न कर रखा है ना। क्योंकि अगर हर स्टेट को रूल करने के लिए एक चीफ मिनिस्टर होगा तो उस स्टेट को रूल करने में बहुत इजी होगा। तो ऐसे ही जो सुल्तान्स के बाकी स्टेट्स थे उनको रूल करने के लिए उसने एक कमांडर अपॉइंट किया था, और वही कमांडर जो है गवर्नर बन गया था उस टेरिटरी का। और उसके बाद उनको वो पूरे के पूरे लैंड दे दिए गए थे, मतलब जो पूरा एरिया था उस एरिया को इक्ता बोलते थे। क्या बोलते थे? इक्ता। वो इक्ता किस लिए दिया था अब आप जानिए, क्योंकि उस इक्ते से इन लोगों को रेवेन्यू उठाना था, टैक्स उठाना था, है ना। तो ये लोग के पास पैसा कहाँ से आएगा? इन लोगों को वो जो इक्ता दिए हुए हैं, वो जो एरिया या वो विलेज दिया गया है उसमें से इनको टैक्स उठाना है, और इन लोगों को इक्तेदार या फिर मुक्ति बोला गया। ठीक है, जिसके पास इक्ता होगा वो क्या होगा? इक्तेदार होगा। अब इन इक्तेदार्स की या इन मुक्तिस की क्या ड्यूटी थी? ये क्या करते थे, ये जब राजा को मिलिट्री फोर्स की ज़रूरत होती थी तो ये राजा का साथ देते थे। सपोज क्या है, राजा इतनी बड़ी आर्मी अपने आप ही नहीं रख सकता, तो वो हर स्टेट से एक एक इक्तेदार को बुलाता था, और हर इक्तेदार के पास कम से कम 100, 200, 300 लोगों की आर्मी होती थी, है ना। तो जब जब राजा को ज़रूरत पड़ती थी ये लोग जो है अपनी सेना को लेके राजा के साथ लड़ने के लिए जाते थे। और इसके अलावा क्या होता था, अब इस सर्विस के बदले में इसको क्या मिलेगा? ये फ्री में क्यों जाएगा राजा के साथ लड़ने के लिए? नहीं, फ्री में नहीं जाएगा। इसको राजा ने जो लैंड दे रखा है, जो विलेज दे रखे हैं, वो वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करता है, और उस रेवेन्यू से वो अपने सोल्जर्स को पेमेंट देता है। अगर वो सोल्जर्स को पेमेंट नहीं देगा तो सोल्जर्स भी क्यों लड़ेंगे उसके लिए? ठीक है, तो उस रेवेन्यू से वो सोल्जर्स को पेमेंट करता है, और बाकी बचा हुआ जो रेवेन्यू है वो राजा को हैंड ओवर कर देता है। अब ऐसा है कि उन गवर्नर्स को, उन मुक्तीस के ऊपर भी नज़र रखने के लिए राजा ने
अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया था। ये अकाउंटेंट है और वो ये चेक करता रहता था कि जो मुक्ति है वो अपने एरिया से ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स तो नहीं ले रहा है, कहीं हमारे जो पीजेंट्स हैं, विलेजर्स हैं, वो दुख में तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। क्योंकि राजा ने जितना रेवेन्यू डिसाइड किया है, सपोज करो 10 रुपया जो है एक फार्मर से उनको कलेक्ट करना है, बट मुक्ति जाके 20 रुपया कलेक्ट कर रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है ना। तो इसलिए जो है इस अकाउंटेंट को जो है अपॉइंट किया गया था और वो हर स्टेट में जाके चेक करता था कि मुक्तिज़ अपना काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा उसका ये काम होता था कि जो मुक्ति ने सोल्जर्स रखे हैं, सपोज करो अगर 100 सोल्जर्स उसको रखने को अलाउड है पर उसने 500 सोल्जर्स रख लिए हैं, तो इसकी भी रिपोर्ट जाके वो किंग को करता था। अब ज़्यादा सोल्जर्स क्यों नहीं रख सकते बेटा, क्योंकि अगर मुक्ति ज़्यादा सोल्जर्स रखना स्टार्ट कर देगा तो हो सकता है आने वाले टाइम में उसकी सेना जो है, उसकी आर्मी राजा की आर्मी से भी स्ट्रांग हो जाए और वो राजा को हरा के खुद ही रूलर बन जाए। तो इस डर से भी जो है उनकी सेना को लिमिटेड रखा जाता था। नेक्स्ट है, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स। दिल्ली सुल्तान के टाइम पे 3 टाइप्स के टैक्सेस होते थे। फर्स्ट है कल्टीवेशन, फर्स्ट टैक्स वाज ऑन कल्टीवेशन विच वाज कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। जो कल्टीवेशन यानी खेती पे टैक्स होता था, बट ये बहुत ज़्यादा था बेटा, ये 50% था। मतलब जितना भी किसान बेचारा साल भर में उगाता था उसका 50% अनाज या अनाज के बदले का पैसा उसको राजा को देना पड़ता था। थैंक गॉड हम इस योग में नहीं है, इस टाइम पे नहीं है। आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट ने वो किसानों के साथ ही कर रखा है। किसान जितना मर्जी फसल उगा ले उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है ना। तो ये रिलीफ की बात है, क्योंकि अगर किसान हैप्पी नहीं होगा तो देश हैप्पी नहीं रह सकता। अभी आपने लॉकडाउन के टाइम पे देखा था, अगर कोई बाकी कंट्री होती है, आपने देखा होगा पाकिस्तान में क्या भूखमरी आ गई थी, वहाँ पर एक एक रोटी जो है 500 रुपये की बिक्री थी। बट भगवान की दया से हम लोग इतने सफिशिएंट हैं, इतने ज़्यादा हम लोग के पास अनाज का जो है स्टोर है कि हम लोग अगर 2-3 साल तक भी लॉकडाउन रहता है तो हम अपनी जनता को आराम से खिला सकते हैं। तो आपने देखा होगा 3-4 महीने के लिए गवर्नमेंट ने पूरे गरीब लोगों को कम से कम 20-20 किलो गेहूं और 20 किलो चावल, दाल और ये सब चीज़ें फ्री में दे रही है। तो इतना सब कैसे होगा जब फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगाएंगे। बट दिल्ली सुल्तान्स के टाइम में जो टैक्स था वो 50% था, बहुत ज़्यादा था, और इस टैक्स का नाम था खरज। दूसरा टैक्स था कैटल रखने के ऊपर। आप जितने ज़्यादा कैटल रखते हो उतना ही ज़्यादा आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था। तीसरा टैक्स था हाउसेस पे। जितना अच्छा शानदार हाउस बनाते थे, हाँ, तो हाउस बनाने का टैक्स भी गवर्नमेंट को उनको देना पड़ता था। हाउस बनाने का टैक्स तो अभी भी हमको जो है देना पड़ता है। चीफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन। अब चीफ्टेंस क्या होते हैं? चीफ्टेंस वो लोग होते हैं जो किसी टेरिटरी को, जैसे अभी हमने गवर्नर की बात की, मुक्ति की बात की, तो ऐसे ही चीफ्टन्स भी होते हैं, वो भी किसी न किसी छोटी टेरिटरी को रूल कर रहे होते हैं। तो इब्न बटूता करके एक 14th सेंचुरी का ट्रेवलर था। पहले के टाइम पे बहुत सारे ट्रेवलर इंडिया के अंदर आते थे, यहाँ पे 5, 6, 10, 12 साल रहते थे और पूरा इंडिया घूमने के बाद फिर वो अपने कंट्री वापस चले जाते थे। और बट वो जो ट्रेवलर्स हैं वो हमारे लिए बड़े यूज़फुल प्रूफ हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जो लिखा है, जो भी बुक्स लिखी है, उससे हम लोगों को अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सिमिलरली देयर वाज अ ट्रेवलर फ्रॉम मोरक्को। मोरक्को इज़ अ कंट्री इन अफ्रीका, और उस अफ्रीकन ट्रेवलर का नाम था इब्न बतूता। यू मस्ट हैव हर्ड दिस सॉन्ग। तो वो इब्न बतूता जो था, उसने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि जो चीफ्टेंस होते थे कभी कभी वो अपने आप को फोर्टिफाइड कर देते थे। फोर्टिफाइड का मतलब होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एरिया के चारों तरफ फोर्ट बना लेता था, किला बना लेता था, सो दैट कि जो है वो जो राजा है, राजा की आर्मी से विद्रोह कर सके। कभी कभी क्या होता है, ये जो चीफ्टेंस होते हैं ये अपना खुद का रूल चलाने लग जाते हैं, और जब मुग़ल रूलर्स, जब दिल्ली के सुल्तान्स आके इनको सही करने की कोशिश करते हैं तो ये उनसे प्रोटेक्शन के लिए
कभी माउंटेन्स में छुप जाते थे, कभी रॉकी एरियाज़ में छुप जाते थे, और कभी बिल्कुल अनइवन ऊबड़ खाबड़ वाले जगहों में छुप जाते थे जहाँ पर दिल्ली सुल्तान्स की जो आर्मी है वो पहुँच ही नहीं पाती थी। और कभी कभी ये जो आपको बैम्बू के ग्रुप्स दिख रहे हैं, ये बांस की जो झाड़ियाँ हैं, इसके अंदर जो है उन लोगों ने अपने घर बना रखे थे और वहाँ पे छुप के बैठते थे, सो दैट इनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो और इनके ऊपर अटैक करना भी बहुत मुश्किल हो। मंगोल अटैक्स को दिल्ली के अंदर रोकने के लिए जो सुल्तान है, दिल्ली सुल्तान्स ने बाद में धीरे धीरे करके अपनी आर्मी को इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। और ये किसके टाइम पे हुआ था? ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे हुआ था। तो आप देख सकते हैं बाकी सभी रूलर में जो सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है वो मोहम्मद तुगलक का और अलाउद्दीन खिलजी का ही आ रहा है। तो इसका मतलब इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। तो इन लोगों ने बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी बनाई दिल्ली में, जो कि मंगोलियंस आर्मी का मुकाबला कर सके। नेक्स्ट है जो सैयद और लोधी डायनेस्टी थे, जिन्होंने आगरा और दिल्ली को रूल किया था 1526 तक। तो जब उन्होंने रूल किया था तो उनके रूल के अलावा, उनके स्टेट के अलावा भी बहुत और स्टेट्स थे जो बहुत पावरफुल थे, जैसे जौनपुर का जो राजा है, बंगाल का राजा, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा का पूरा जो साउथ इंडिया था वो इंडिपेंडेंट था, वो इन लोगों के अंडर में नहीं था। एंड उनका खुद का अपना जो है प्रॉस्पेरस किंगडम था, बहुत फला फूला किंगडम था, बड़े रिच किंगडम थे वो। अब हम बात करते हैं शेर शाह सूरी की। ये बहुत एक एबल और केपेबल रूलर था, तो इसके बारे में बहुत टाइम क्वेश्चंस आते रहते हैं जीके के। He started his career as the manager of small territory for his uncle in बिहार। उसके जो अंकल थे वो दिल्ली सुल्तान के एक वो थे, मतलब मैनेजर वो समझ लीजिए, मतलब लुक आफ्टर कर रहे थे। एक छोटा सा टेरिटरी था, जैसे सपोज कर लो 2-3 विलेज की एक टेरिटरी है, तो उसको लुक आफ्टर कर रहे थे इसके अंकल, और ये अपने अंकल को असिस्ट करता था, उनका मैनेजर था। बट ये इतना एबल था, इतना ब्रेव था, वो धीरे धीरे मैनेजर की पोस्ट से ऊपर बढ़ते बढ़ते फाइनली वो इतना स्ट्रांग हो गया कि उसने जो मुग़ल रूलर है हुमायूं, उसको 2 बार हराया और दिल्ली के ऊपर रूल किया। शेर शाह जो था उसने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और दिल्ली के अंदर अपनी खुद की डायनेस्टी चलाई, और उसकी डायनेस्टी का नाम था सूर डायनेस्टी। एंड ही रूल्ड फॉर 15 ईयर्स। ऑल्दो उसने केवल 15 ईयर्स रूल किया, पर उसका रूल इतना एफिशिएंट और इतना अच्छा था कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने कुछ तो अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन से उसके जैसी पॉलिसीज़ ली। मतलब आप अपने स्टेट को कैसे रूल करते हो वो ही आपकी एबिलिटी को बताता है। सपोज आज के टाइम पे जो है हमारे कंट्री के अंदर किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की या फिर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। इससे पहले मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तो उनके टाइम पे इंडिया के अंदर कोई काम नहीं हुआ, इंडिया की इतनी अच्छी रेपुटेशन भी नहीं बढ़ी, हम लोग के रिलेशन बाकी कंट्रीज़ के साथ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मतलब हम लोग जो है बाकी कंट्री से दबे दबे रहते थे। और आज के टाइम पे हम लोग के ऊपर आंख उठा के देखने की हिम्मत करने से पहले बाकी कंट्रीज़ 10 बार सोचती हैं। तो ये रेपुटेशन बनाने का काम भी रूलर का होता है। तो ऐसे ही शेर शाह सूर ने भी बहुत सारी बातें अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन से सीखी, और उसके बाद उन्होंने खुद भी अपने बहुत सारे पॉइंट्स डाले और अपने स्टेट को बहुत अच्छे से रूल किया। और शेर शाह का रूल इतना अच्छा था कि आपको पता है जो मुग़ल रूलर अकबर है, ये अकबर है, उन्होंने भी जो है शेर शाह की पॉलिसीज़ को ही कॉपी किया। So this was the end of the lesson, and these are some important questions of this lesson. Just pause the video and read these question answers. तो इन क्वेश्चन आंसर्स के पूरे जो हैं आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई परेशानी होती है तो आप जो है वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए कौन सी जगह पर आपको इनके आंसर्स मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इनके आंसर्स नहीं आ रहे हैं और आप इनको फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने वीडियो को ध्यान से ना तो देखा है ना पढ़ा है। ठीक है।
Please like our video and subscribe our channel Wow Education. Thank you so much.